Hello students, good morning and welcome to Chemistry Simplified. I am Ranjit Sahi, a chemistry faculty. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू फिनोमेना को, एक न्यू सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं for the students who will be appearing in NEET 2022. That is the students who will be going to class 11 in this year. बच्चे, जैसा हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली वर्क्स एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, और हम सब जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल हमें दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए साइंस ऑफ केमिस्ट्री इज मोर सीरियस, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ सिंसियरिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग. Moreover, till class 10 there is no serious chemistry, and in class 11 all of a sudden chemistry becomes very serious. So there is a huge gap between chemistry up to class 10 and chemistry of class 11 and class 12. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है. फिजिक्स में क्लास 9 में जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वही क्लास 11 में पढ़ते हैं, और क्लास 10 में जो ऑप्टिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं वो 12th क्लास का फिजिक्स है. तो लिंक बना होता है. बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री में टिल क्लास 10 कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जस्ट मगिंग है, रटने वाली चीज है, क्योंकि वो सब फैक्चुअल केमिस्ट्री है, हिस्टोरिकल केमिस्ट्री एक तरह से कह सकते हैं. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11 देयर शुड बी ए ब्रिज कोर्स इन केमिस्ट्री, जो कि क्लास 10 और क्लास 11 को कनेक्ट कर सके, लिंक कर सके. और इसलिए I have decided to prepare 8 lectures as bridging lectures between class 10 and class 11, and I can assure that if a students preparing for NEET or even for IIT JEE will become very confident after attending this 8 lectures, जिसको मैंने नाम दिया है फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, और उसका ये आज फर्स्ट लेक्चर है. इसमें हम एक ओवरऑल 11th-12th के केमिस्ट्री का पिक्चर देखेंगे, और कुछ फंडामेंटल चीजों को हम यहां पे सीखेंगे. दैट विल नॉट बी स्पेसिफिक टू एनी चैप्टर, स्पेसिफिक टू एनी टॉपिक. केमिस्ट्री को समझने के लिए, 11th क्लास की केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होता है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, a teacher start from the first chapter of NCERT of class 11, that is some basic concepts of chemistry, और some basic concepts of chemistry को अगर हम नीट के स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाहते हैं तो काफी डिफिकल्टी आ सकती है अगर कुछ फंडामेंटल टूल्स ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास नहीं हो तो इस लेक्चर सीरीज के थ्रू I am going to equip you with some tools of chemistry,
with the help of which you can increase your confidence level and enjoy chemistry for rest of the 2 year. तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. Before I start the first lecture, I must tell you one thing. Some of you might be knowing some of the things, but don't ignore what I am saying in this lecture. Listen carefully. काफी चीजें ऐसी होगी जो सुपरफिशियली आपको लगता होगा कि आप जानते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे, then you will come to know that there is some gap. और अगर सब कुछ जानते हैं, then still even after that आपको ये करना चाहिए, तो समझ लो कि एक तरह से रिब्रशिंग हो जाएगी. राइट? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री है ही क्या, एट योर स्टेज व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन केमिस्ट्री, the simple answer is chemistry is the study of property and behavior of matter. मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और वो किस तरह से बिहेव करेगा, that is the nerve of chemistry. So it is study of properties and behavior of matters. कोई एक मैटर से फूड, खाना का जरा बिहेवियर को विजुलाइज करो, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है. अगर खाने को हम बाहर में रख देते हैं, then it gets sour in 2-3 hours. 2-3 घंटे में वो खट्टा हो जाता, खराब हो जाता. But if the same food is kept inside the refrigerator, it remains eatable for a longer duration of time, say 24 hours or even 48 hours. आपसे अगर पूछे कि फ्रिज में क्यों ये खराब नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ठंडा हो गया. बट द क्वेश्चन इज कि ठंडा होने से क्या हुआ, क्योंकि फूड का रॉट होना, फूड का सोर होना एक केमिकल प्रोसेस है, और वो केमिकल प्रोसेस की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर वो फ्रिज के बाहर है तो टेम्परेचर हाई है, वो रॉटिंग प्रोसेस, सोरिंग प्रोसेस फास्ट हो गया. रेफ्रिजरेटर के अंदर गया तो वो सोरिंग प्रोसेस स्लो हो गया. तो ये इस फूड का बिहेवियर है जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है. एंड मिलियंस मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू वेयर केमिस्ट्री एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Then immediately comes in our mind कि ठीक है, ये मैटर क्या है, what is this matter? Just for warm up मैं कुछ बिल्कुल एलिमेंट्री बातों को आपको बता रहा हूं. इसका ये मतलब नहीं कि केमिस्ट्री यही है, और जस्ट आपको इन्वॉल्व करने के लिए बिल्कुल ABCD से मैंने स्टार्ट किया है. सो मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी, बिहेवियर तो बाद में, पहले मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर. Anything in the universe which has mass, ब्रह्मांड की वो कोई भी वस्तु जिसके मास हो, यानी कि जिसका वजन हो, and which occupies space, are called matter.
मैंने एक पेन को होल्ड कर रखा है, ये एक मैटर है क्योंकि इसकी एक मास है और ये एक स्पेस अपने वॉल्यूम के बराबर ऑक्युपाई कर रहा है। अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, इसमें मास है और ये एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये एक मैटर है। तो ब्रह्मांड की वो सारी चीजें जिसमें मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, हम उसे मैटर कहते हैं। एनीथिंग which has mass and occupies space are called matter। उसे हम मैटर कहते हैं। इसके बाद आता है मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? मैटर को क्लासिफाई करने का n बेसिस है, कई आधार हैं। हम दो क्लासिफिकेशन अभी देखने जा रहे हैं मैटर के बारे में। Classification of matter। On the basis of physical state। मैटर का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, आप सब लोग जानते हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। Important is second classification on the basis of composition। On the basis of composition के बेसिस पे कि उसमें है क्या और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे हम मैटर को 2 कैटेगरी में इनिशियली डिवाइड करते हैं। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है मैटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एक सॉलिड है, उसके किसी एक कॉर्नर का डेंसिटी कुछ और है, बीच का डेंसिटी कुछ और है, टर्मिनल का डेंसिटी कुछ और है। नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, अगर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर का। अगर हम ग्लोबली एयर को लें तो एयर का कॉम्पोजिशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो एयर
अर्थ कॉम्पोजिशन, अर्थ का कॉम्पोजिशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कहीं पे कोई मिनरल होता है, कहीं पे कोई और मिनरल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का कॉम्पोजिशन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, यानी कि थ्रू आउट द मैटर प्रॉपर्टी एक ही है, कांस्टेंट है। जैसे सपोज करो हमने एक गिलास पानी में थोड़ा सा NaCl डाला और उसको विगरसली सेक करके सॉल्यूशन बना लिया NaCl का। अब उस NaCl सॉल्यूशन के हर पोर्शन में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी और हम कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड पानी में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। सो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर होमोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू if can be separated into components, then it is mixture। और अगर इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, एंड अगर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब कि वो एक ही सब्सटेंस होगा। इफ कांट बी सेपरेटेड into components, then it is pure substance। जैसे प्योर वाटर, अब प्योर वाटर में सिर्फ H2O है ना। लेकिन अगर मान लो गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्सचर है तो इसको तो सेपरेट कर सकते हैं इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, और इसलिए इसे हम मिक्सचर बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर कोई प्योर मेटल हो तो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड से इथेनॉल हो, एसिटिक एसिड हो, दे कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स because they are single component system। तो अगर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू कंपोनेंट तो डेफिनेटली वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। अब प्योर सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? अगर प्योर सब्सटेंस को हम फ्रैगमेंट कर सकते हैं, अगर हम प्योर सब्सटेंस को फ्रैगमेंट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी, इसका मतलब वो कंपाउंड होगा। जैसे वाटर का फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और अगर ये कर पाए तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, और इसलिए वाटर एक कंपाउंड था जो दो डिफरेंट एलिमेंट से बना था। प्योर सब्सटेंस if can be fragmented into
2 or more different elements, this must be compound. एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया वाटर एक कंपाउंड है विच कैन बी फ्रेगमेंटेड इनटू H2 एंड हाफ O2. इसी तरह से कोई और लेते हैं, से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कंपाउंड है. लेकिन if cannot be fragmented into smaller units of different identity, then it must be a pure element. It must be a pure element. जैसे कोई मेटल ले लो, तब मेटल को फर्दर फ्रैगमेंट करके कोई नया मेटल तो बना नहीं सकते, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा. तो जरा एक ओवरऑल समझ लो क्लासिफिकेशन में कि हमने किस तरह से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. हमने कहा कि मैटर की प्रॉपर्टी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और अगर यूनिफॉर्म है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा. अब होमोजीनियस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेशन, क्रिस्टलाइजेशन. अगर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स, इसका मतलब कि वो एक प्योर सब्सटेंस होगा, वो मिक्सचर नहीं होगा. उसको सिर्फ होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहेंगे. प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. Compounds is one which can be fragmented further into elements, and if it cannot be further fragmented into elements, then it must be a pure element. समझ में आई बात सबको? तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं, मैटर को हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं. अब इसके बाद मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में एक क्लासिकल थ्योरी है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. हालांकि उसके ज्यादातर पॉइंट आज के डेट में इररिलेवेंट हो गए हैं, बट स्टिल हम उसे यूज करते हैं क्योंकि काफी चीजें उससे जो निकल रहा है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जिसका नाम है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी. सबने सुना जरूर होगा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. मैटर के बारे में डाल्टन साहब ने एक थ्योरी दिया था जिसको कुछ पॉइंट्स में समराइज किया जाता है. तो मैं एक एक पॉइंट को यहां पे लिखूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा और आप जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पॉइंट डाल्टन साहब ने कहा था कि ऑल मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स आर composed of very small particles, tiny particles, which he called atom. ब्रह्मांड की सारी पदार्थ, दुनिया की सारी चीजें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उस पार्टिकल को डाल्टन साहब ने एटम का नाम दिया.
और कहा कि यह किसी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। समझ में आई ये बात? All the matters are composed of very small particles, जिसको कि tiny particles कहा जाता है। Small particles known as atom. Atoms cannot be further subdivided into smaller units, यानी कि atoms are indivisible. According to Dalton, atoms are indivisible. Atoms cannot be divided. दूसरा, हालांकि इसकी क्रेडिट भले डाल्टन को जाती है, बट वास्तविक में एटम की कल्पना डाल्टन से हजारों साल पहले, हजारों हजार साल पहले हिंदुस्तान में ऋषि मुनि ने किया था। एटम को हिंदी में कनद कहा जाता है। माइथोलॉजी में आप ढूंढेंगे तो कनद ऋषि हुआ करते थे, हमारे वेद में उनका वर्णन है। तो कनद से आया कण। एक्चुअली एटम को हिंदी में कण बोलते हैं और यह शब्द कण कनद से आया है, कनद ऋषि के नाम से आया है। तो एटम की कल्पना डाल्टन से हजारों साल पहले अपने यहां हुई थी, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई, मॉडर्न साइंस में उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने इंस्पिरेशन वहीं से लिया, ये हम कह सकते हैं। ऐसी थी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द टाइम ऑफ ऋषि एंड मुनि। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है अपनी? कंट्रोल एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइड। दूसरा, डाल्टन साहब ने कहा कि किसी एक प्योर एलिमेंट के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म ऑफ मास, शेप एंड साइज। इसका क्या मतलब हुआ? अगर प्योर आयरन का एक सैंपल लेते हैं तो उस आयरन के सैंपल के अंदर आयरन के सभी एटम एग्जैक्टली सिमिलर होंगे इन टर्म ऑफ मास, साइज, शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा। लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, से आयरन लेते हैं, सोडियम लेते हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इन दोनों के एटम इंटायरली डिफरेंट होंगे। समझ में आ गई बात? सो all the atoms of a pure element are identical in mass, size, etc. Atoms of
different elements, atoms of different elements are different. अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि कोई प्योर एलिमेंट से गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड के अंदर सभी गोल्ड के एटम एक जैसे होंगे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को अगर कंपेयर करेंगे तो गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। समझ गए? तीसरा, थर्ड है किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहता है, यानी कि जितने एटम बिफोर रिएक्शन होंगे उतने ही एटम आफ्टर रिएक्शन होंगे, सिर्फ एटम का पैटर्न चेंज होता है, हाउ दे आर एसोसिएटेड, जिसके बेसिस पे डाल्टन साहब ने कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिवाइडेड। इन्हें केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स remain conserved. Number of atoms remain conserved. That is, atoms can neither be created nor be destroyed. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सपोज करो हम लेते हैं H2Cl2 और रिएक्शन लिखते हैं HCl, इसको बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो 4 है, 2 हाइड्रोजन के एटम H2 में है, 2 क्लोरीन के एटम Cl2 में है। राइट साइड में 2 मॉलिक्यूल बने हैं HCl के और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 into 2 4। So total number of atoms remain conserved in a chemical reaction. और फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में, इन ए केमिकल रिएक्शन atoms combine in simple whole number ratio. कभी फ्रैक्शनल रेशियो में नंबर ऑफ एटम नहीं कंबाइन करेगा, क्योंकि एटम कैन नॉट बी फ्रैक्शनेटेड, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इन ए केमिकल रिएक्शन atoms combined in a simple whole number ratio. एक एग्जाम्पल समझो, कैल्शियम प्लस Cl2 गिविंग CaCl2। अगर नंबर ऑफ एटम की हम बात करें, ये बैलेंस रिएक्शन है, इसके 1 एटम, इसके 2 एटम। Cl2 एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 क्लोरीन के एटम है, यानी कि 1:2 के रेशियो में कैल्शियम और क्लोरीन के एटम कंबाइन कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से एक और रिएक्शन के एग्जांपल हम लें, से एल्यूमिनियम कंबाइनिंग विथ से सल्फर टू गिव Al2S3। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे और 3 के लिए इसको लगा देंगे 3/8, ये 3 रह जाएंगे।
नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो यहां पे 2 एटम और यहां पे 3 एटम, यानी कि 2:3 के होल नंबर रेशियो में एल्यूमिनियम और सल्फर कंबाइन कर रहे हैं। तो ये डाल्टन्स के 4 लॉ हैं जिससे हम कुछ इनसाइट ऑफ द मैटर पता करते हैं कि मैटर के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, हाउ द मैटर बिहेवियर चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यह है रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। किसी भी मैटर के कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट यूज करने जा रहे हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। कि कोई एक मैटर है, से ये पेन है, इस पेन का अगर मास देखना है तो मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे। अगर इसका वॉल्यूम देखना है दैट इज अनदर थिंग। तो किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे। तो 1960 में 1960 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना और उसमें तय किया गया कि पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करेगी जिसे कि एसआई यूनिट कहा जाता है। जिसको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर स्टैंडर्ड। लिखने का तरीका है एसआई, बट एस स्टैंडर्ड, आई इंटरनेशनल, इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, एग्रीड फॉर एसआई यूनिट। इस एग्रीमेंट में 7 क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी माना गया और उनके लिए 7 बेसिक एसआई यूनिट्स असाइन किया गया। बाकी सारे क्वांटिटी को इन 7 यूनिट्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और इसलिए उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहा गया। फिर से सुनो, 7 फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी कंसीडर किया गया और उनके यूनिट्स को बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया। बाकी फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं बेसिक यूनिट से डिराइव होते हैं और इसलिए उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहा गया। सेवन बेसिक एसआई यूनिट्स, 7 बेसिक एसआई यूनिट्स, ये सब फंडामेंटल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर करेंगे। इधर लिखते हैं यूनिट्स और इधर लिखते हैं एब्रिविएशन। क्वांटिटी में सबसे पहले लेते हैं लेंथ, और लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम में जो यूनिट लिया गया उसे मीटर कहेंगे और उसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद मास, जिसे किलोग्राम यूनिट में मेजर किया जाता है एसआई सिस्टम में, और इसके लिए नोटेशन होता है स्मॉल के इंटू जी, के जी। लेंथ, मास, टाइम,
Second, smallest. Temperature. एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में मेजर किया जाएगा और उसको कैपिटल के से डिनोट किया जाएगा। करंट को एम्पियर यूनिट में मेजर किया जाएगा और इसके लिए कैपिटल ए एब्रिविएशन यूज होता है। देन कम्स, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 बच गए। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मोल यूनिट में मेजर किया जाएगा और इसके लिए एब्रिविएशन MOL यूज होता है। And then at the end comes luminous intensity. कभी आपने प्रोजेक्टर वगैरह देखा होगा तो उसके पास लिखा होता है इतने ल्यूमेंस, यानी कि उसकी लाइट की इंटेंसिटी, जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, को मेजर करते हैं कैंडेला यूनिट में और इसके लिए स्मॉल c इंटू डी, स्मॉल सी डी टर्म यूज होता है। तो ये सब बेसिक यूनिट्स हैं और इनके हेल्प से अदर यूनिट्स को हम, अदर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जिनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे डिराइव्ड यूनिट में कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एरिया, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम, मीटर क्यूब, डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास केजी में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ये हो जाएगा kg per meter cube, and they are called derived unit. They are not basic unit, but they are derived from the fundamental unit. समझ गए? तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को in standard SI unit। इसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन, सपोज करो हमारे पास एक क्वांटिटी है 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। It is not the scientific way of writing a number. Scientific notation में हम किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को 10 के पावर के मल्टीपल में एक्सप्रेस करते हैं। 10 के पावर के मल्टीपल में हम एक्सप्रेस करते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल में क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो डेसिमल के लेफ्ट में देयर शुड बी वन एंड ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल देयर शुड बी वन एंड only one non-zero digit।
अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल लगाना है। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के राइट मोस्ट पोजीशन पे अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझना बात को। तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे डेसिमल लगा दिया। अब उस डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करो। जितना पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करोगे 10 का उतना ही पावर होते जाएगा। और हमें डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट चाहिए, यानी कि इसको हमें यहां लाना है। इसको कितने पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसलिए इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा 1.2 इंटू 10 का पावर 10। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। तो डेसिमल को अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 के पॉजिटिव पावर जाएगा। और सपोज करो एक सिचुएशन है हमारे पास 0.0000000023। तो अब इसमें ऑलरेडी डेसिमल है यहां पे, और इसको उठा के लाना है यहां पे। कितने पोजीशन इसको राइट शिफ्ट करना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 10। अगर डेसिमल पोजीशन को राइट लेके जाना है तो 10 का नेगेटिव पावर जाएगा, लेफ्ट लेके जाना है तो 10 का पॉजिटिव पावर जाएगा। इसे लिखा जाएगा 2.3 इंटू 10 का पावर -9। अब लोग सोच रहे हो इसमें केमिस्ट्री कहां है, केमिस्ट्री आ जाएगा। यहां मुसीबत होता है, डेसिमल ही नहीं समझ पाते हैं बच्चे, पावर ही नहीं लगा पाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो यह है साइंटिफिक नोटेशन जिसमें कि हम किसी भी क्वांटिटी को 10 के पावर के मल्टीपल में लिखते हैं। अब ये जो 10 के पावर में हम लिख रहे हैं उसके लिए कुछ सफिक्स भी यूज होता है, कुछ अल्फाबेटिक नेम भी यूज होता है। तो suffixes for powers of 10। बुक में तो बड़ी लंबी सी लिस्ट बनी होती है, लेकिन हम उन पे फोकस करेंगे जिसे हम यूज करते हैं। हमें सभी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो कुछ खास प्रीफिक्सेस सफिक्सेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं पहले पॉजिटिव पावर वाला लेता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं पावर, और यहां पे उसके लिए सफिक्सेस टेन का पावर 24। अगर 10 का पावर 24 होता है तो इसके लिए यूज होता है योटा। योटा और उसके लिए सिंबल यूज होता है 1, योटा। और अगर 10 का पावर 21 हो तो उसके लिए यूज होता है जेटा, और कैपिटल जेड यूज होता है। सुन रहे हो?
अगर 10 का पावर 18 हो, सब पॉजिटिव पावर चल रहा है अभी, जिसके लिए टर्म यूज होता है एक्सा, कैपिटल ई। अगर 10 का पावर 15 हो तो पेंटा, पी। 10 का पावर 12 हो, बहुत आसान, टेरा, कहते हैं ना 1 टीबी का हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, टेरा। 10 का पावर 9 हो तो गीगा, कहते हैं इतने जीबी का, गीगाबाइट। 10 का पावर अगर 6 हो, मेगा। 10 का पावर अगर 3 हो, किलो और स्मॉल के। 10 का पावर अगर 2 हो, हेक्टो, स्मॉल एच। और अगर 10 हो तो सिंपली डेका, और इसके लिए यूज होता है डीए। ये तो है पॉजिटिव पावर के लिए। अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा? अगर 10 का पावर -24 हो तो इसके लिए योक्टो, योटा, योक्टो, और स्मॉल वाई यूज होता है। 10 का पावर अगर -21 हो, जेप्टो, स्मॉल जेड यूज होता है। 10 का पावर अगर -18 हो तो इसके लिए यूज होता है ऑटो, ऑटो, स्मॉल ए। असल में इस्तेमाल 10 का पावर -15 ऑनवर्ड होगा आपको। अगर 10 का पावर -15 हो तो इसको फेम्टो या फर्मी भी बोलते हैं, स्मॉल एफ यूज होता है। अगर 10 का पावर -12 हो तो इसको पीको बोलते हैं, स्मॉल पी। 10 का पावर अगर -9 हो तो इसको नैनो बोलेंगे, स्मॉल एन। और अगर 10 का पावर -6 हो तो इसको माइक्रो बोलेंगे, और इसके लिए खास नोटेशन यूज होता है म्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है मैंने, म्यू बोलते हैं इसको। 10 का पावर अगर -3 हो तो मिली, स्मॉल एम। 10 का पावर -2 हो तो सेंटी, स्मॉल सी। और अगर 10 का पावर -1 हो तो इसे देसी, देसी नहीं, देसी, स्मॉल डी यूज। तो ये सब यूज होगा सिंबल फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। समझ में आ गई बात? तो ये सब, आई एम सॉरी, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ये पहले लगेगा ना, गीगाबाइट पहले लगेगा, पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स तो एंड में लगता है ना। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन तक कराया। अगले लेक्चर में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। याद रखना ये एक ब्रिज है जो कि 10th और 11th की केमिस्ट्री को जोड़ रहा है। ये एक ब्रिज है जो आपको मेडिकल कॉलेज से जोड़ेगा। और अगर ब्रिज ठीक से नहीं बनाया तो बीच में गिरोगे दरिया में। समझ गए ना?
तो लगे रहना है, लगे रहना। So enough for today. Thank you and see you in the next lecture.